हेलो दोस्तों, जीएस स्पेस जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश सर आज आपको बायोलॉजी के टॉपिक सेल को बिल्कुल क्लियर करूंगा कि सेल क्या है, कोशिका क्या है, और आपके रेलवे पुलिस में या यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में या एसएससी के किसी भी एग्जाम में या यूपी पीसीएस या यूपीएससी आईएएस एनडीए किसी भी एग्जाम में सेल से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और सेल में कौन कौन से हमारे टॉपिक आते हैं। आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर हम सेल की बात करें, कोशिका की बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको अच्छे से मालूम है, मैं अपनी क्लासों में पढ़ा चुका हूं कि कोशिका की जो खोज की थी वो वैज्ञानिक, आपको मालूम है कोशिका की जो खोज करता थे वो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। मैंने आपको क्लियर पढ़ाया है वैज्ञानिक, पुरानी क्लासों में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने वर्ष 1665 में कोशिका की खोज की थी। राइट, मैंने आपको बताया था कि वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कैसे की, कि वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा सेल्फ मेड एक माइक्रोस्कोप की सहायता से एक कांच की बोतल में लकड़ी के कार्क नामक लकड़ी के टुकड़े में या ढक्कन में उन्होंने स्लाइड देखे थे, स्लाइड मतलब लेयर देखी थी। उन लेयरों के माध्यम से ये कन्फर्म किया था कि यही छोटे छोटे जो स्लाइड हैं, यही छोटे छोटे जो लेयर हैं, यही छोटे छोटे लेयर कोशिका अर्थात सेल अर्थात कोशिका हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कोशिका की अगर हम बात करें तो कोशिका के 2 टाइप होते हैं, एक प्राकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। उसके बारे में हम चीज़ों को अब एकदम क्लियर करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। आप सब नोट करते रहेंगे और अपने नोट्सों को तैयार करेंगे। सबसे पहले सुनेंगे। अगर सबसे पहले स्टूडेंट देखें तो पहला प्रश्न बनता है कि द स्टडी ऑफ सेल या कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन हम किस में करते हैं? साइटोलॉजी में। साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। ये विज्ञान की शाखा है, विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका स्टडी करते हैं? सेल का स्टडी या कोशिका का अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कोशिका की जो स्टडी करते हैं हम किस में करते हैं? साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा बात सुनिएगा। अगर सबसे पहले बात करें हम, पहला पॉइंट, मानव शरीर की या मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है तंत्र की न्यूरॉन सेल या न्यूरॉन कोशिका। ये मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका है। याद रखिएगा। और स्टूडेंट, इसकी जो लंबाई मानी जाती है वह 1 से 1.5 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। ये आप अपने नोट्स जब बनाएं तो प्यारे बच्चों इसे आप लिख दें कि मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो नर्व सेल या तंत्र की कोशिका होती है। नर्वस सिस्टम हमारा एक सिस्टम होता है, बायोलॉजी में हम आगे पढ़ाएंगे, उसकी सेल होती है जिसका नाम है न्यूरॉन, और इसकी कुल जो लेंथ होती है और वो होती है 1 से 1.5 मीटर तक। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, नर्वस सिस्टम में कुल लगभग 2 अरब न्यूरॉन सेल पाई जाती हैं। न्यूरॉन सेल यानी कि न्यूरॉन कोशिका पाई जाती हैं। याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए नर्वस सिस्टम में या नर्व सिस्टम में न्यूरॉन सेल टोटल कितनी होती हैं? लगभग 2 अरब होती हैं, और इसकी जो लेंथ होती है प्रत्येक की वो कितने मीटर तक होती है? 1 से 1.5 मीटर तक होती है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक प्रश्न मैं आपको और बताना चाहूँगा। एक प्रश्न मैं आपको ये बताऊँगा कि सामान्यतः जितनी भी कोशिका होती हैं, सामान्यतः सभी कोशिकाओं का साइज, सभी कोशिकाओं का साइज, कोशिकाओं का आकार जो होता है स्टूडेंट्स वो 10 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक होता है। याद रखिएगा भैया, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
क्या पूछा जाएगा कि बताइए सामान्यतः जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन सभी कोशिकाओं का जो आकार होता है, जो साइज होता है, वो कितने माइक्रोन से कितने माइक्रोन तक होता है। आप बड़े प्यार से बता सकते हैं कि सर 10 माइक्रोन से लेकर 10, ये माइक्रोन का चिन्ह है, 10 माइक्रोन से लेकर 200 माइक्रोन तक लगभग कोशिकाओं का आकार हो सकता है। और स्टूडेंट्स 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर होता है। याद रखिएगा 1 माइक्रोन में 10 की घात -6 मीटर होता है। माइक्रोन सेल के साइज को स्केल करने की यूनिट है, सेल के आकार को मापने की इकाई है, जिसका प्रयोग हम साइटोलॉजी में करते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, आप उम्मीद है समझते चल रहे होंगे। अगला पॉइंट समझेंगे। वास्तव में याद रखना सभी जंतुओं में आप देखते चलेंगे, सभी जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो आंसर होगा शुतुरमुर्ग के अंडे की। ये एक एनिमल होता है, अंडे की सबसे बड़ी होती है, जिसका साइज आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इसका साइज कितना होता है, तो इसका साइज 170 mm इसका साइज, मिलीमीटर इसका साइज होता है। वास्तव में सभी जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है स्टूडेंट्स? तो शुतुरमुर्ग अंडे की। आपसे उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझते चल रहे होंगे, ये नोट करते चलें। पहला पॉइंट, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तो नर्व सेल या तंत्र की न्यूरॉन सेल होती है। और न्यूरॉन सेल का जो साइज होता है स्टूडेंट वो 1 से 1.5 मीटर तक होता है। मानव शरीर में टोटल जो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन सेल होती हैं वो 2 अरब तक होती हैं। अगला पॉइंट, सभी जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जिसका आकार 170 mm तक होता है। सामान्यतः स्टूडेंट सभी कोशिकाओं का जो एवरेजन जो लेंथ या साइज या आकार माना जाता है वो 10 म्यू से 200 म्यू तक माना जाता है। और 1 म्यू बराबर 10 की घात -6 मीटर होता है। म्यू जो होता है वो कोशिका के साइज को मापने का यूनिट है, स्केल करने का यूनिट है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। और मैंने इससे पहले आपको बताया था, आपको ध्यान होगा, ये देखिए द स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, यानी कि हम कोशिका का अध्ययन विज्ञान की शाखा साइटोलॉजी में करते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई अगले पॉइंटों की ओर, देखिएगा। इसके अलावा सभी पादपों में, पादप मतलब प्लांट, ऑल प्लांट्स, द लार्जेस्ट सेल इन ऑल प्लांट्स, सभी पादपों में, सभी वनस्पतियों में, सभी पादपों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो आप याद रखना इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स कपास कॉटन, कपास के तंतु की। कपास जो होता है वो याद रखना, सभी अगर प्लांट में देखें तो सबसे बड़ी सेल कपास के एक तंतु की होती है। और कपास मैं आपको बता दूं सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज मैं आगे बायोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगा। और सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट्स है। सेलुलोज क्या है बच्चों? एक कार्बोहाइड्रेट्स है, याद रखिएगा। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है ये पॉलीसेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स याद रखिएगा। बाकी का टॉपिक आएगा, नो डाउट आपका क्लियर कराया जाएगा। तो अगर प्लांट में देखा जाए तो सबसे बड़ी सेल जो होती है वो ये होती है। अगला पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, आप नोट करते चलेंगे। अगला पॉइंट नोट करते चलेंगे, आप सभी के सभी मेरे साथ देखते भी चलेंगे। चलिए भाई, सभी जीवों में सबसे छोटी सेल, सबसे स्मॉल सेल या छोटी कोशिका किसकी होती है? तो आंसर होगा क्या? माइकोप्लाज्मा नामक बैक्टीरिया।
माइकोप्लाज्मा, या हिंदी में भी लिख सकते हैं माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया या जीवाणु। याद रखना ये वन सेलुलर या एक कोश के जीव है, मैंने आपको बताया भी है। ये एक कोशिकीय है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, ऐसे ही माइकोप्लाज्मा ये बैक्टीरिया होता है। ये एक कोशिकीय जीव है, इसकी सबसे छोटी होती है, या इसको हम कह सकते हैं ये प्राकैरियाटिक कोशिका में आएगा। मैंने आपको पढ़ाई भी है आज। ये प्राकैरियाटिक सेल का एग्जाम्पल है, और इसकी सबसे स्मॉल सेल इसी में होती है। इसका आकार होता है 0.1 म्यू। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले 0.1 म्यू इसका आकार होता है, बच्चों आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि वास्तव में सभी जीवों में सबसे स्मॉल सेल, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो आप आंसर देंगे माइकोप्लाज्मा नामक बैक्टीरिया की, जो कि वन सेलुलर या एक कोशिकीय या प्राकैरियाटिक एक ऑर्गेनिज्म या एक जीव है। और इसका आकार जो होता है इसकी सेल का वो 0.1 म्यू होता है, जो कि इस पृथ्वी का सबसे छोटा कोशिका या सबसे छोटी कोशिका वाला जीव माना जाता है। तो आपके ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। यह हमने आपको बताया सभी पादपों में, ऑल प्लांट्स में सबसे लार्जेस्ट सेल जो होती है कपास के तंतु की होती है, जिसका अगर हम देखें तो वो सेलुलोज का बना होता है। और सेलुलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट्स है। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि बेसिकली 3 प्रकार की कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा ध्यान से। अब बढ़ेंगे हम आगे। देखिए हमने सेल थ्योरी बताई थी, जो वैज्ञानिक स्लेटन एवं स्वान साहब ने दी थी। और हमने कोशिका की खोज बताया 1665 में किसने, रॉबर्ट हुक ने। सजीव कोशिका की खोज वैज्ञानिक ल्यूवेनहक ने की थी, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। अब हम डालेंगे प्राकैरियाटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले डायग्राम आप मेरे साथ देखते चलेंगे और आपको कुछ भी नहीं करना। आप मेरे साथ डायग्राम देखते चलेंगे और आपको कुछ नहीं करना है, मेरे साथ चीज़ों को देख के चलना है। ये डायग्राम मैं बना रहा हूं, चित्र से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम प्राकैरियाटिक कोशिका का है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, देखते चलेंगे। ये हम एक काम करते हैं, पहले इनके नाम लिख लेते हैं। ये बाहर वाली लेयर, ये अंदर वाली लेयर, राइट। अंदर वाली को सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और बाहर वाली को सेल वाल, आगे देखते चलेंगे। सेल वाल ये फास्फोलिपिड की बनी हुई है। फास्फोलिपिड इसका एक तरल पदार्थ है जिसकी बनी हुई है, याद रखिएगा। सेल मेम्ब्रेन म्यूमरिक एसिड, म्यूरमिक एसिड की बनी हुई है, याद रखिएगा। सेल मेम्ब्रेन इसकी बनी हुई है। इसके अलावा ये आपका इसमें छोटा सा भाग ये पाया जाएगा। और अगर इसकी हम बात करें, एक हमारा इसमें ये पाया जाएगा जिसका नाम मीजोसोम है, मीसोसोम। ये बच्चों श्वसन क्रिया करता है। प्राकैरियाटिक सेल में क्या करता है, श्वसन क्रिया, याद रखिएगा। ये आप अपना डायग्राम बनाएंगे तो सब लिखेंगे। ये हमारा बना हुआ है,
ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड, ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मिड। इधर यहाँ एक छोटा सा डीएनए पाया जाएगा, डीएनए, परंतु ये विकसित नहीं होता, विकसित नहीं होता, अनविकसित होता है। इसके अलावा इसमें तरल पदार्थ भी भरा होगा, सेल के अंदर ये वाला भाग तरल पदार्थ भरा हुआ होगा, राइट। इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म या हिंदी में कोशिका द्रव्य, इसको हिंदी में कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य कहा जाता है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में चीज़ आ रही होंगी, बिल्कुल क्लियर हैं, देखते चले गए हमारे साथ, क्लियर। तो ये हमारा डायग्राम किसका है भाई, ये है प्रोकैरियोटिक सेल का, आप नोट कर लें। प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि कोशिका का चित्र है, या ये बैक्टीरिया का डायग्राम है। ये डीएनए है। डीएनए का काम क्या होता है, ये एक जेनेटिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी के गुणों को पहुंचाता है। तो आप ये नोट कर लें, आपसे इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं भाई। क्या पहला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखो क्या क्वेश्चन बनेगा, हालांकि मैं इसको लास्ट में बताता, मैं अभी बता दे रहा हूं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन क्रिया करने वाला अंग क्या कहलाता है, मीसोसोम। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन कौन सी लेयर पाई जाती है, कौन सी नहीं पाई जाती है, तो आप याद रखेंगे दोनों पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है, तो देखिए केंद्रक बीच में होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, तो आप बता देंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक नहीं होता। ये आपके एक तरीके से इतने सारे पॉइंट होते हैं हमारे किसमें भाई, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो आप इसे डायग्राम बनाएंगे। चलें भाई, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल, तो मेरे साथ आप देखते चलेंगे, आइए। यूकेरियोटिक कोशिका सेल, तो मैंने आपको बताया यूकेरियोटिक, अगर हम सेल की बात करें तो यूकेरियोटिक सेल स्टूडेंट्स 2 प्रकार की होती हैं, नो डाउट आप जानते भी होंगे, मैंने क्लास में पढ़ाया भी है, आज ही पढ़ाया है। नंबर एक पर होती है कौन सी, एनिमल सेल और प्लांट सेल, यानी कि जंतु कोशिका, और सेकंड नंबर वनस्पति या प्लांट सेल। वनस्पति कोशिका 2 प्रकार की होती हैं हमारी यूकेरियोटिक सेल। हम दोनों को अच्छे से समझेंगे डायग्राम बनाकर, आप देखते चलेंगे मेरे साथ। सबसे पहले मैं बताऊंगा एनिमल सेल, और या फिर आप जैसे भी समझें दोनों को ही डायग्राम बनाऊंगा, तो इधर से मेरा एनिमल सेल रहेगा, फिर सेकंड नंबर पर मैं प्लांट सेल का डायग्राम बताऊंगा, तो आप मेरे साथ डायग्राम पर देखते रहेंगे। ये हम एनिमल सेल का डायग्राम एक अच्छा सा बनाने का प्रयास करेंगे, और आप अपने नोट्स पर अच्छे से बनाएंगे। सारी क्लासें आपको मिलेंगी, बायोलॉजी की सारी चीज़ें रहेंगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ये देखते चलेंगे मेरे साथ। इसमें ये रहेगा अंदर केंद्रक, ये केंद्रक है, ये अंदर केंद्रक हो गया, ये क्रोमेटिन धागे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका,
अंतर्द्रव्य जालिका। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर एक मार्कर दूसरा लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपके डायग्राम अच्छे रहें। एक इधर रहेगा राइबोसोम आरएनए। आइए नाम लिख लेते हैं पहले सबके। यह है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमने माना आरएनए, इसका साइज 80S, ठीक है। ये हमने ले लिया इधर लाइसोसोम, लाइसोसोम। इसमें एंजाइम्स का निर्माण होता है, एंजाइम्स बनते हैं। इसी को हम सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। थैली कहते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका कहा जाता है इसे। इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ERV कहते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक सेंट्रोसोम भी पाया जाएगा, सेंट्रोसोम्स। यहाँ एक गाल्जी काय पाया जाएगा, गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी इंग्लिश में। अंदर लिक्विड तो बड़ा ही होगा, साइटोप्लाज्म जैसे स्टूडेंट्स आप लोग कहते हैं। साइटोप्लाज्म इस तरीके से अंदर लिक्विड होगा। ये सभी अंगों की सुरक्षा करता है, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं ये डेडेस, ये पूरा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या करता है? ये सभी कोशिका के अंगों की सुरक्षा करता है। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है इसमें आपको बता दिया जाए कि सबसे पहली बात कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? श्वसन क्रिया। वास्तव में अगर माइटोकॉन्ड्रिया को आप देखेंगे स्टूडेंट, तो इसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका का बिजली घर। कोशिका का बिजली घर, द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिजली घर। इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कोशिका का बिजली घर, द पावर हाउस ऑफ द सेल। वास्तव में मनुष्य जो भी खाना खाता है उस सभी खाने का डाइजेस्ट या पचता है या पाचन होता है। आप जब भी श्वसन क्रिया करते हैं, हमारी बॉडी में श्वसन क्रिया करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है वास्तव में। जबकि हमें लगता है कि लंग्स फेफड़े कर रहे हैं, जबकि फेफड़े हमारे बॉडी में श्वसन क्रिया नहीं करते बच्चों। फेफड़े तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का स्टोर करते हैं, CO2 का स्टोर करते हैं, और जबकि श्वसन क्रिया बॉडी में काम करने का जो काम करता है वो
माइटोकॉन्ड्रिया करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज का दहन होता है। जो आप खाना खाते हैं, जो पचता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीजन के साथ जलता है, और जलने के बाद एक वह एनर्जी बनती है जिसका नाम है एटीपी, और एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट एटीपी। ये वाली एनर्जी, ये वाली ऊर्जा कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसीलिए हम क्या माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का बिजली घर। ए का मतलब एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी हमारे बॉडी में बनती है, और वास्तव में रियल में हमारा बॉडी जो फंक्शन करता है, बॉडी जो वर्कआउट करता है, जो बॉडी मेहनत करता है, आप बताइए, अगर मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं पड़ेगा, गाड़ी में फ्यूल नहीं पड़ेगा, ईंधन नहीं पड़ेगा, तो गाड़ी बंद हो जाएगी। वैसे ही अगर हमारी बॉडी में या जीव शरीर में या एनिमल बॉडी में अगर फ्यूल के नाम का मतलब है कि ग्लूकोज, और ग्लूकोज से जो एनर्जी बनती है वो एटीपी बनती है। अगर एटीपी नहीं बनेगी तो हमारा बॉडी भी बिल्कुल मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सीजन के साथ, और इसलिए वहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं बताइए ज़रा? हम माइटोकॉन्ड्रिया को द पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी एक टॉपिक और है, उसे भी आप देख लीजिए ध्यान से। उम्मीद है समझ में आया होगा। बस बच्चों 2 मिनट का टॉपिक है, आप चिंता ना करें, देखिएगा ध्यान से। पुराना वाला हमने जो डायग्राम बताया था, याद रखना, ये मैं आपको दोबारा से दिखा दूं। ये वाला डायग्राम, इसमें लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं या एंजाइम्स का निर्माण होता है। मैं अगली वीडियो एक और डालूंगा, उस वीडियो में क्लियर करूंगा। इसमें तो आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। ये आरएनए, इसे प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कहते हैं, याद रखनी है, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री। मैं यहां लिख दे रहा हूं। आप एक बार देखें और मुझे बताएं कमेंट करके कि जो भी मैं बना रहा हूं ये क्या आपको साफ दिख रहे हैं? देखें, बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं ना ये सब? आप कमेंट कर देना, राइट। मैं फिर अगली वीडियो में ये ध्यान रखूंगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। बाकी इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो एक और डालूंगा, उसमें बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो डायग्राम बना रहा हूं, बस एक डायग्राम और बना रहा हूं, उससे देखें बस। ये पिछला हमारा एनिमल सेल का था, ये हमारा प्लांट सेल का है, याद रखिएगा। पहले वही नाम, बाहर वाली लेयर का नाम सेल वॉल, अंदर वाली का सेल मेम्ब्रेन, इसके अलावा ये केंद्रक, न्यूक्लियस, इसके अलावा वही यहां इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, आरएनए भी पाया जाएगा, गाल्जी भी होगा। कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा होंगी बच्चों, प्लांट सेल में, वो हम बता देंगे क्या क्या एक्स्ट्रा होंगी। नाम लिख लेते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, केंद्रक, प्लास्टिड, ये प्लास्टिड पाई जाएगा। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, एक्स्ट्रा चीज, क्लोरोप्लास्ट, प्रकाश संश्लेषण, इसी से भोजन अपना पेड़ पौधे इसी से भोजन अपना तैयार करते हैं, इसी से भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे बताएंगे कैसे बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आरएनए, बट 70S का होता है,
एनिमल सेल का CS का होता है। आगे बढ़ते हैं। ये गाल्जी बॉडी, ये आप कह सकते हैं गाल्जी का है। गाल्जी का है। इसके अलावा ये सब वही पदार्थ है, क्या नाम बताइए, सोचो जरा। साइटोप्लाज्म। कोश का द्रव्य जैसे हिंदी में कहा जाता है। देखें भाई, अब क्या क्या चीजों का अंतर है उसे आप देखते चलेंगे मेरे साथ। देखो, सबसे पहली बात, एनिमल सेल में अगर देखें तो प्लास्टिड नहीं पाया जाता और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। और आप देखेंगे एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं है और क्लोरोप्लास्ट नहीं है, दो चीज़ों का यहाँ अंतर हुआ। जबकि एनिमल सेल में आप देखेंगे, इसके अलावा बैक वाले डायग्राम पे हम चलते हैं, या लाइसोसोम है, लेकिन आप इसमें देखेंगे इसमें लाइसोसोम नहीं है, तो एक ये अंतर हो गया, राइट। तो आपको मैं दोबारा से क्वेश्चन शुरू से बोलता हूँ पहले से, क्या क्या सेल पर बनेंगे। नंबर 1, सेल का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन हम साइटोलॉजी में करते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। सजीव कोशिका की खोज वैज्ञानिक ल्यूवन हुक ने की थी। इसके अलावा कोशिका का साइज कम से कम 10 माइक्रोन और अधिकतम 200 माइक्रोन तक होता है। वास्तव में मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन सेल होती है, जिसका आकार 1 से 1.5 मीटर होता है और ये नर्वस सिस्टम में लगभग 2 अरब तक पाई जाती हैं। वास्तव में सभी जंतुओं में सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन, वास्तव में सभी प्लांट में सबसे बड़ी सेल कपास के तंतु की होती है। अगला क्वेश्चन, वास्तव में सभी जीवों में सबसे छोटी सेल तो वो होती है माइकोप्लाज्मा नामक बैक्टीरिया की, जिसका आकार 0.1 यानी कि 0.1 माइक्रोन तक होता है और 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा हमने इनको देखा भी। आप देखिए जरा, ये सब डायग्राम हमने बनाए थे। ये वाला डायग्राम बनाया था प्रोकैरियोटिक सेल का था। प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने बताया, प्रोकैरियोटिक सेल में श्वसन क्रिया मीसोसोम करता है, ये मीसोसोम का है। इसके अलावा हम देखें तो इसमें प्लास्टिड पाया जाता है, जो अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ है। DNA होता है बट विकसित नहीं होता। DNA जेनेटिक चीज़ों को आगे पहुंचाने का काम करता है। इसमें केंद्रक पाया नहीं जाता। बाकी का इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जो कोश का द्रव्य होता है। इसी के संरक्षण में सभी अंग रहते हैं, खराब नहीं हो पाते। इसके अलावा अगला देखें, ये हमने बताया यूकेरियोटिक सेल 2 प्रकार की, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। आगे देखें, ये वाला डायग्राम हमारा एनिमल सेल का है। एनिमल सेल में केवल एक ही परत पाई जाती है। आगे देखें, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो श्वसन क्रिया करने का काम करता है। इसके अलावा ऑक्सीजन की देखरेख में यहाँ ग्लूकोज का दहन होता है, ग्लूकोज जलता है, जिससे ATP नामक ऊर्जा बनती है। ATP का पूरा नाम एडिनो ट्राइफॉस्फेट है। और वास्तव में हमारे बॉडी में या सभी जंतुओं में शरीर में एनर्जी का काम ATP नामक ही करता है। ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बायोलॉजी में द पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, याद रखिएगा। बाकी का ये सब बाद में बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज वैज्ञानिक अल्टमान ने की थी, इसकी खोज उसने की थी, वो सब बाद में एक और वीडियो आएगा उसमें देखिएगा। इसके अलावा एनिमल सेल में राइबोज न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जिसका आकार 80S होता है। DNA भी होता है, याद रखिएगा। और इसमें हमने DNA शायद कहीं दिखाया नहीं है, बाकी का इसमें DNA भी होता है। यहाँ आप लिख सकते हैं ऐसे बना के DNA, याद रखिएगा। ये DNA होगा, यहाँ एक ऐसे डायग्राम बना लेना इस छोटा सा, फिर इसमें DNA दर्शाना है। और RNA को हम प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कहते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा सेंट्रोसोम्स पाया जाता है, आगे बताएंगे। लाइसोसोम, इसमें एंजाइम बनते हैं और जब कभी एंजाइम लाइसोसोम से बाहर निकल आते हैं तो बाहर के अंगों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। मैं आगे वाली वीडियो में सब बताऊंगा, आप इन डायग्राम को सही से बना लेंगे, ठीक है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा क्लास में, कैसा नहीं, ठीक है ना। आगे वीडियो हमारी कल आएंगी, अब ध्यान दीजिएगा, ये सब आपको नोट करना है, कमेंट करके बताते रहेंगे मुझे, ठीक। मिलते हैं कल, जय हिंद।